हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाठशाला। मैं विशाल पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स देखेंगे, जुलाई के करंट अफेयर्स, स्पेशली जो आपके 1 जुलाई के करंट अफेयर्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो हम वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और ये एक सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ जो स्पेशली आपके आरबीआई और नाबार्ड एग्जाम के लिए से रिलेवेंट हैं चीजें। ऐसा नहीं है, आप इसको बैंक्स के भी अगर आप मेंस में जाते हो तो वहां पे भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ से मैच होने के, और यहाँ से आपका मतलब कहीं ना कहीं ये मैच हो जाएंगे उसमें। वो ये पोर्शन भी आपको कहीं ना कहीं बैंक के जनरल अवेयरनेस में भी, आपको बैंकिंग अवेयरनेस में हेल्प करेगा। तो जो भी एस्पिरेंट हैं जो बैंक की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट स्पेशली जो आरबीआई और नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि क्या वेटेज होता है हमारा करंट अफेयर्स का आरबीआई और नाबार्ड में। ना, 80 क्वेश्चन जो आपके आरबीआई के प्रीलिम्स में आते हैं वो टोटली करंट अफेयर्स होते हैं। तो और उसमें भी आपका अगर एक्सपेक्टेड पेपर होने को है सितंबर में, तो ये मान के चलो आप एटलीस्ट जैन टू लेके अगस्त तक कि करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे लास्ट 3 मंथ्स में, जून, जून ले लो, आप जुलाई ले लो, एंड अगस्त। तो अभी जो ये सीरीज शुरू हुई है इसमें हम जुलाई और अगस्त का देखेंगे, जिसमें हम करंट में जो भी न्यूज होते जा रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स एकदम मतलब पैरेलली कंटिन्यूस विद सिंक्रोनाइजेशन एज द डे गोज ऑन, वी विल ट्राई टू कवर एवरीडे करंट अफेयर्स। और उसमें मैं ट्राई करूंगा उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके लिए 5 या 6 न्यूज हैं, 7 न्यूज हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंस है उनका, वो करंट अफेयर से रिलेटेड में हम एमसीक्यूज करेंगे, और उनके थ्रू हम देखेंगे किस तरीके से उस करंट अफेयर्स के और भी जो पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से हम लर्न करें, एक रिपीट करें, याद करें। और देखिए, ये करंट अफेयर्स अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में तो फायदा मिलेगा। और ऐसे भी अगर आप अपना एक नॉलेज लेवल देखोगे तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करता है। और ये नहीं, इस वीडियोस को देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, पॉसिबल होगा तो अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है? नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसमें जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस पे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? तो ये सारी बकवास अब बात हो गई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि 1 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। और देखिए, ये करंट अफेयर ऐसे नहीं कहीं से भी उठाए हुए हैं, ये सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो आपके पीआईबी में मिलते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर में है। यहां से ही सोर्स ऑफ न्यूज जो है वो सारा का सारा आपका पीआईबी है, नहीं तो न्यूज़पेपर है, ठीक है ना? तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके लिए ये, रिसेंटली टू जियो पोर्टल्स नेमली भुवन पंचायत, जिसका वर्जन 4.0, पोर्टल फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड्स, एंड नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट वर्जन 5.0 launched for disaster management in June 2024. Which of the following organization developed above mentioned geo portal? तो इसमें हमें 2 जियो पोर्टल के नाम दिए हैं। वी हैव बीन गिवन द 2 जियो पोर्टल नेम्स, विच इज भुवन पंचायत, जिसका नाम है भुवन पंचायत वर्जन 4.0, ये 4.0 वर्जन कुछ इसका आया है, जो कि स्पेशली किस लिए है? एज द नेम सजेस्ट, पंचायत, पंचायत कहाँ होगा? रूरल्स में होगा, गांव में होगा, अपना विलेज में होगा। अब जब पंचायत विलेज में हो रहा है तो जो भी लैंड रिकॉर्ड्स है वो भी कहाँ की हम देखेंगे? गांव की देखेंगे, रूरल एरियाज की देखेंगे। एंड ऑल्सो दे फॉर्म व्हाट, एक और चीज बनाया है, क्या नाम है उसका? नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, और एनडीएम, ठीक है ना? किस लिए? एज द नेम सजेस्ट कि डाटाबेस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, तो इमरजेंसी बेसिकली आपका डिजास्टर से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होगा उसको टैकल करने के लिए एनडीएम वर्जन 5.0 बनाया गया है। तो ये जो दोनों ऐप बनाए गए हैं, जो दोनों ये जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है या किसने डेवलप किया? ऑप्शन ए हमारा सीडेक, बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी, एंड आईटी कानपुर, ISRO, and option E, both A and B, that is CDEC and Ministry of Electronic and Technology.
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसरो ने ये दोनों पोर्टल को लॉन्च किया है। देखिए इसको याद करने का सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे पहले तो जियो पोर्टल है, यानी कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, और हम लैंड रिकॉर्ड रख रहे हैं, और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट देख रहे हैं। अब देखो लैंड रिकॉर्ड करने के लिए अगर आपको याद हो तो कुछ कुछ 2-3 साल पहले आपका एक स्कीम लॉन्च हुई थी स्वामित्वा करके, अगर आपको याद हो स्वामित्वा, तो एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी स्वामित्वा, ठीक है ना। वो क्या था, वो एक्चुअली जो स्वामित्वा स्कीम थी आपकी, वो लॉन्च किस लिए किया गया था, आपका एक तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, जिसमें जिसका जो लैंड होगा उसका एक कुछ ऐसा कार्ड सा बन जाएगा और उस पर ये सारी चीजें डिटेल्स उनकी लिखी होंगी। अब ये कैसे बन रहा था, इसमें क्या होता है कि आप स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उनको यूज करके, ठीक है ना, उनको यूज करके जो अर्थ पे या ग्राउंड पे आपके लैंड्स हैं, कहाँ लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स कहाँ हैं, कहाँ बैरन लैंड्स हैं, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, जहां पे भी आप देखोगे, जहां पे भी ये रूरल एरियाज में, गांव में आपके जो जमीन होती है, उनके ना हमेशा एक नंबर मेंशन होते हैं, प्लॉट नंबर मेंशन होता है। उस प्लॉट नंबर को क्या करता है, ये पूरा का पूरा स्पेस सैटेलाइट से इसको पूरी की पूरी एक मैपिंग सिस्टम बनाता है, जो कि आप इजिली एक्सेस कर सकते हो अपने फोन से, ठीक है। अब चूंकि यूज कौन क्या हो रहा है, इसमें स्पेस सैटेलाइट यूज हो रहा है, इससे ही आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि स्पेस की बात आई है तो कौन होगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के अलावा और कौन हो सकता है हमारे देश में जो स्पेस से रिलेटेड बात करेगा, है ना। तो स्पेस से रिलेटेड चीजें हैं ये, तो इनको आप याद रखो, किसने स्टार्ट किया, किसने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है। इसमें भुवन पंचायत आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। भुवन पंचायत का ये कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ है, 4.0 लॉन्च हुआ है। किस लिए भुवन पंचायत किस लिए लॉन्च हुआ है, भुवन पंचायत हुआ है लॉन्च आपका लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है ना, लैंड रिकॉर्ड्स, रूरल लैंड रिकॉर्ड्स। और जो एनडीईएम है वो किस लिए है, किस लिए है आपका, डिजास्टर, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है ये। तो ये दोनों चीजें किसने डेवलप की है, इसरो ने डेवलप की है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए ये आपका पीआईबी में ये न्यूज था, ठीक है ना, जिसमें इसमें बताया है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि स्टेट में वो उन्होंने लॉन्च किया ये दोनों मतलब ये दोनों पोर्टल को, ठीक है, जिसको डेवलप इसरो ने किया था। अब यहाँ देखिए भुवन पंचायत के बारे में क्या है, ये किस पे डिपेंडेंट है, SISDP, जिसका अब देखिए यहाँ पे SISDP आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, इसमें फुल फॉर्म, इसके इसका मतलब बेसिक एलिमेंट्स क्या है, ये किस लिए है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली याद रखना है। और उसका फुल फॉर्म क्या है, स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अब देखो इसमें थोड़ा सा मतलब इसको याद रखने के लिए, और ये क्या करेगा, हमारे जो सिटीजन्स हैं, कहाँ पे, गांव पे, ग्रास रूट लेवल इन पंचायत, पंचायत कहाँ पे होगी, पंचायत होगी रूरल यानी कि विलेज में। अब विलेज में जितने लोग हैं, वो लोग कितने मतलब वो लोग क्या है, वो सबसे एकदम समझो तो आपका जो गांव है एक तरीके से एकदम रूट लेवल पे काम करता है, वो एकदम रूट लेवल है आपका। अगर आप देखो तो सिटी से शुरू होती हैं चीजें और जाती कहाँ है, विलेज तक। तो विलेज इज द लोएस्ट लेवल है, यानी एकदम आप रूट लेवल पे काम कर रहे हो। अब अगर ये सारी चीजें जो हमारे पास डाटा है लैंड से रिलेटेड, नाम, प्लॉट नंबर, उस पे हमारी क्या हो रही है, खेती हो रही है, या वो बैरन लैंड है, या फिर वो उस पे क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारा का सारा आप चीजें वो क्या कर सकता है, आपको आपके एक ऐप पे, एक पोर्टल पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। एंड यू कैन व्हाट यू कैन गेट दोज इंफॉर्मेशन, यू कैन रीच दिस इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, थ्रू योर फोन। अब ये अगर ये एक पावर अगर सिटीजन्स के पास मिल गई, तो समझो आपको जो इसमें ना बहुत सारे करप्शन जो होते हैं,
हर एक लेवल पे, क्योंकि देखो लैंड्स क्या है ना, लैंड्स का एक लीगैलिटी सिस्टम होता है, उसके लिए आपका डिफरेंट तरीके के मतलब अधिकारी होते हैं, वो सारी चीजें ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है ना, अब ये सारी चीजें मैनेज करने में बहुत करप्शन आ जाता है। एक आदमी को अपने घर के पेपर पे चीजें करने के लिए, घर पे अपने अपने जमीन के कागजात पे अगर कुछ चेंज करवाना है या फिर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो उसको काफी चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है। बट नाउ व्हाट दे कैन डू, they can just open their smartphones and they can look into the portal and receive or and can get information, whatever the information they require। ठीक है ना। अब ये स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट है, मतलब हमने क्या किया, एक सैटेलाइट हमारे पास अपना है, लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसने अर्थ के जितने भी लैंड्स हैं उनकी मैपिंग कर दी, ये बता दिया कि वो फॉरेस्ट लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है या फिर ये मार्शी लैंड है, किस तरीके का लैंड है, ये सारा कुछ ही जो इंफॉर्मेशन है वो आपको नेट पे अवेलेबल होगी, फोन पे, इनके पोर्टल पे। अब ये चीज जब इनको मिल जाएगी, हर सिटीजन को इस चीज का नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली जो मेंबर्स होंगे या जो पंचायत बैठेगी उस पे ये ग्रास रूट यानी कि रूट लेवल पे जो लोग इंसान हैं, गांव के लोग हैं, वो लोग अपने आइडियाज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकेंगे, एंड दैट विल डेफिनेटली व्हाट हेल्प टू, जिसे ग्राम पंचायत जो होगा उसको हेल्प करेगा कि वहां के सराउंडिंग या वहां के एरिया और जैसा भी एनवायरनमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या परेशानी है, उस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे आया है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब जो हमारा सेंटर है वो कोई प्लानिंग ना करे पंचायत लेवल पे। क्यों? क्योंकि भाई देखो सेंटर एक लेवल पे है, पंचायत जो है उसको ज्यादा आइडिया है अपने विलेज एरिया का या रूरल एरिया का, देन डेफिनेटली दे विल बी अ गुड पॉलिसी मेकर, दे विल बी अ बेटर पॉलिसी मेकर, क्योंकि उनको परेशानियां मालूम है। लेकिन उस परेशानियों से कैसे मतलब सुलझा जाए, उससे कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। एंड दैट पर्टिकुलर स्टेप, दैट पर्टिकुलर पोर्टल, योर भुवन पंचायत इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड नॉट ओनली दिस, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे उनको ये पता लग जाए कि फ्लड आने वाला है, या ये मालूम चल जाए कि फ्लैट मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, मींस दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इफ दे कैन गेट, दे कैन प्लान कि कब उनको किस टाइम पे कैसे क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी है, या फिर कहाँ पे किस तरह से आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि हाँ भाई बारिश बहुत होने वाली है, तो यहाँ पे हम अगर डैम क्रिएट कर ले, एक टेम्पररी डैम क्रिएट कर लें, जस्ट टू बी गेट मींस टू टू टैकल फ्लड, जो फ्लड आता है, बाढ़ आता है आपके बिहार में, यूपी ईस्ट में, ये सारी जगहों की चीजों को भी क्या किया जा सकता है, वी कैन टैकल इज। ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम जो आपका भुवन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट पोर्टल करेंगे। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसको याद रखना। व्हाट इज स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एट द पंचायत लेवल। अब इसके 6 वर्टिकल्स होते हैं SISDP प्रोजेक्ट। अब आपको इतने हर एक इंटीरियर या डेप्थ पे चीजों को नहीं जानना है, बस एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद रखो, इन केस अगर दे कैन आस्क तो पूछ सकते हैं हाउ मेनी वर्टिकल्स डज SISDP है, तो आप बता सकते हो 6 वर्टिकल्स, जिसमें एक क्या है, जियो स्पेशियल डाटा, यहाँ पे हम सैटेलाइट इमेज लेंगे, लैंड यूज कितना है, लैंड कवर कितना है, ड्रेनेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्लोप कैसा है, ये सारा डाटा हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, या ये सारा डाटा हम रिकॉर्ड करेंगे थ्रू अ जियो स्पेशियल डाटा। सेंसस 2011 विल आल्सो बी अवेलेबल। इस में क्या है कि क्या पॉपुलेशन है किसी एरिया की, कितना उसमें मार्जिनल वर्कर्स हैं, क्या वहां पे लिटरेसी रेट है, कितने हाउस, कैसा हाउसिंग कंडीशन है, कितने पक्के मकान है, कितने कच्चे मकान हैं, तो दिस पर्टिकुलर डाटा इज गोइंग टू हेल्प। ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइमेट डाटा आपको मिल जाए, तो उस हिसाब से आप अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग्स, ठीक है ना, जो स्किल लेवल है, डेफिनेटली हमारे जो रूरल लेवल में है वहां पे स्किल्स काफी कम होते हैं, तो उन स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के वर्कशॉप है, कहाँ पे ब्लॉक वर्कशॉप है, एग्जीक्यूशन लेवल पे रीजनल वर्कशॉप कहाँ है, स्टेट वर्कशॉप कहाँ है, इन सारी चीजों की डिटेल्स आपको मालूम होते हैं, कहाँ पे लोकेशन क्या है, क्या क्या तरीके से ये कैपेसिटी, किस तरीके से क्या क्या स्किल्स आपको ये सिखा रहे हैं। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन यू विल गेट फ्रॉम दिस। नॉट जियो पोर्टल, अब एक जियो पोर्टल बना दिया है, मतलब जियोग्राफिकल लोकेशंस के पोर्टल, मतलब ऐसा पोर्टल जो आपको जियोग्राफिकल मैप दिखा रहा हो, समझा रहा हो। ठीक है, फिर एरिया की प्रोफाइल रिपोर्ट बताता है कि एरिया में जो आपका
एरिया है वो उसके अगल बगल कैसा इन्वायरमेंट है या कैसा किस तरीके का मतलब रिवर सिस्टम है या फिर जो भी आपके मतलब एक ट्रेन सिस्टम जो होता है, ट्रेन बोले तो TRRAIN वाला, ना कि TRAIN वाला। फिर एसेट है कि किसने सिविक एसेट्स हैं, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत हो गया या फिर आपके शौचालय हो गए या कह लो आपके टॉयलेट्स हो गए। फिर इसके बाद अगर आप बात करो तो अ, आपके APSC पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर क्या है कैसे हैं, तो ये सारे जितने हैं सिविक एसेट और वहां पे गवर्नेंस किस तरीके से है। टोटल 270 टाइप ऑफ एसेट्स कंट्रोल किए गए हैं, जिसमें 226 सिविक एसेट हैं जैसे कि आपका हॉस्पिटल वगैरह, 35 उसमें गवर्नेंस होते हैं और 10 उसमें प्रोडक्टिव एसेट्स होते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखो इस तरीके से आपकी जियो मैपिंग हो जाती है। अब इस एरिया का क्लाइमेट डाटा आपको मिल गया, इस एरिया का सेंसस के थ्रू पॉपुलेशन मिल गया, जियो स्पेशियल डाटा यूज करके आपने जियो पोर्टल बना लिया, इस एरिया में कैसी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ये आप यहां से पता कर लिए। तो ये जो पूरा का पूरा 6 वर्टिकल है, ये ऐसा कंबाइन होके क्या करता है आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत लेवल और ग्राम पंचायत लेवल या अर्बन लोकल बॉडीज में क्या करता है, हमेशा एक प्लानिंग सिखाता है, जिसमें सेंटर्स का नहीं बल्कि ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स हैं, ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी टेकिंग पार्ट इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपके SIS-DP का हो गया। ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट भुवन पंचायत, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पहले तो ये याद करो इसरो ने बनाया है। अब बहुत डिटेल में गए तो ये पूछ सकते हैं किसने डेवलप किया, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर या NRSS। ठीक है ना। अब इसमें ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस SIS-DP जानिए आप। एंड इट प्रोवाइड हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज स्केल, कितने के स्केल पे बता रहा है, 1:10K। मतलब अगर 1 मीटर बताया है तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे वो क्या है, 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा, बाय डिजिटलाइजिंग रूरल लैंड रिकॉर्ड्स एंड इंप्रूविंग लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। अब देखो जितना बेटर आपका लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड रिकॉर्ड सिस्टम होगा, उतना ज्यादा आपको मालूम होगा कि इस लैंड से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करना है या कितना हमें उससे टैक्स लेना है। फिर अब ये सारी चीजें आपको अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपके साथ कोई करप्शन नहीं कर सकता है, तो इसमें डेफिनेटली आपका करप्शन रिडक्शन हो जाएगा। अब करप्शन कम हो रहा है तो डेफिनेटली आपका क्या बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है। प्रोमोट ईज ऑफ लिविंग बाय गिविंग सिटीजन डायरेक्ट एक्सेस टू रियल टाइम डाटा, है ना। आपको फोन पे ही सारा डाटा मिल रहा है। अब आपको तहसीलदार के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको 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 आपके यहाँ के जो भी कचहरी होती है या फिर लोकेशन होता है जो आपका लैंड सिस्टम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में, वहां नहीं जाना पड़ेगा। यू कैन एक्सेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑन योर फोन सिस्टम। ओके, तो ये आज का पहला न्यूज था, बहुत इंपॉर्टेंट है फेज 1 के लिए। डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ पूछेंगे कि किसने बनाया है, कौन से भुवन पंचायत का है, नहीं RBI तो डेफिनेटली नाबार्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the rate of interest on a various small saving scheme for the second quarter of financial year 2025 shall remain unchanged from those notified for the first quarter financial year 2024-25. Which of the following committee frame the rule to determine the interest rate for a small saving scheme? ठीक है। अब देखिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो क्या करती है ना, वो आपको क्या करती है, आपको एक ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उनकी, इसमें ना कुछ 6 तरीके के अकाउंट्स हैं जिसपे आप खोल सकते हो और उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट रेट जनरेट करती है। अब जो ये इंटरेस्ट रेट जनरेट होता है वो हर एक क्वार्टर के लिए जनरेट होता है। हर एक क्वार्टर में ये इंटरेस्ट रेट क्या होगा, चेंज होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि दे गोइंग टू चेंज द इंटरेस्ट रेट, यस, बट डेफिनेटली देयर विल बी सम मीटिंग होगी, फिर उसमें डिसाइड किया जाएगा वेदर वी नीड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट or whether we have to keep the interest rate same as it in the previous. Okay, तो सेविंग स्कीम आ गई है, तो ठीक है ना। अब जब सेविंग स्कीम में ये इंटरेस्ट रेट सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट देना क्या है, तो वो कैसे पता करें कि भाई को हमें क्या इंटरेस्ट रेट देना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमिटी बनाई गई थी, ठीक है ना, जो कि डिटरमाइन करेगी कि हमें इंटरेस्ट रेट क्या देना है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए। तो आपको यही बताना है कि वो कमिटी का नाम क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है श्यामला गोपीनाथ कमेटी,
ऑप्शन बी रंगाराजन कमेटी, सी केलकर कमेटी, डी मेहता कमेटी, ई नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो डेफिनेटली एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर करने का जरूर कोशिश करिएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा आप ही लोग को दिक्कत होगा, हमको क्या दिक्कत है, हम तो पढ़ाने के लिए आए हैं, पढ़ा के चले जाएंगे। तो डेफिनेटली लेकिन आंसर करोगे तो आपको ये मालूम रहेगा, ठीक है मैंने ऑप्शन ए मार्क किया था, ऑप्शन बी मार्क किया था, ऑप्शन सी मार्क किया था, बट द आंसर वाज डिफरेंट एंड आई वाज रॉन्ग। सो बाय अटेम्प्टिंग this question, if you are wrong, then also it is going to help you to remember that you are wrong in this particular question and you have to make some correction inside this. So definitely आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो पॉज करके और उसके बाद आंसर करने का कोशिश करो, ठीक है ना। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका क्या है आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन ए। योर आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो जो श्यामला गोपीनाथ कमेटी थी उसी ने क्या किया था, उसी ने ये डिसाइड किया था कि हम रूल कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। तो हर क्वार्टर इसकी जो बात है वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि अब ये जुलाई टू सितंबर इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ठीक। तो आपके एग्जाम में आपका जो मोस्ट प्रोबेबल मंथ ऑफ एग्जाम है वो सितंबर है। तो इफ दे आस्क क्वेश्चन ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम, दे कैन आस्क द कमिटी आल्सो, दे कैन आस्क कि कौन कौन से डिफरेंट स्कीम्स हैं जो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं देयर डिफरेंट इंफॉर्मेशन की इनमें किस में इन्वेस्ट करने पे आपका, किस में इन्वेस्ट करने पे आपका इनकम टैक्स में आपको मतलब फायदा मिलेगा, इनकम टैक्स में रिडक्शन होगा, रिबेट मिलेगा आपको। दूसरा चीज ये पूछ सकते हैं डिफरेंट 6 स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क व्हाट इज द प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट, दे कैन आस्क मिनिमम अमाउंट, वही जो आपका 6 स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें ये क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या इसमें स्कीम्स हैं कौन कौन सी आती हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या इंटरेस्ट रेट है, उन स्कीम्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारी जितनी स्कीम्स आती हैं वो पहली स्कीम क्या है हमारी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ। क्या पीपीएफ आता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। फिर आता है आपका किसान विकास पात्र, फिर आता है आपका सुकन्या समृद्धि योजना, फिर आता है आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसको भी इन लोगों ने किसमें कर दिया है, अच्छा यहाँ पे आपका महिला तो नहीं होगा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये आपका थोड़ा सा गलत आ जाएगा, ये आपका नहीं है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट आपका स्मॉल सेविंग स्कीम में नहीं आता है, हाँ लेकिन ये आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है ना, इसमें एक एनएसटी आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हमने ये तो देखा नहीं, हमने सीनियर सिटीजन देखा, ये जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें ये आ जाएगा आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है ना, इसमें आ जाएगा ये आपका स्कीम। तो ये दोनों ये 5 स्कीम प्लस पोस्ट ऑफिस की अपनी स्कीम चलती है जो कि आपका टाइम डिपॉजिट से रिलेटेड है, ठीक है ना। आपका पोस्ट ऑफिस की स्कीम चलती है जिसमें आपका टाइम डिपॉजिट आ जाता है, ठीक है। फिर आपका इसमें आ जाता है एक जिसमें आप टाइम डिपॉजिट आ जाता है, ये होता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और एक आता है आपका रेकरिंग डिपॉजिट 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपका सेविंग स्कीम है। और इसके बाद आपके आते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें कोई भी जो भी
इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है, कहाँ का रेसिडेंट है, इंडिया का रेसिडेंट है, और उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ठीक है ना, तो वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अब देखिए, 60 साल से 60 साल या 60 साल से ऊपर वालों को एलिजिबल है, तो सीनियर है, सीनियर से हमेशा याद रखिए, कहा जाता है 60 ईयर, 60 साल के हो गए हैं, सठिया गए हैं, तो सठियाने का मतलब ये 60 साल, तो सीनियर सिटीजन मतलब 60, यानी कि 60 ईयर्स या उसके ऊपर हो कोई भी इंडियन रेसिडेंट, तो ही इज एलिजिबल, ही और शी इज एलिजिबल इफ they have a minimum amount of rupees 100 and maximum of rupees 1 लाख। अगर उनके पास क्या है, मिनिमम कम से कम 1,000 रुपया हो, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए। इस 1.5 लाख से ज्यादा है तो उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 1,000 से कम है तो वो भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो 1,000 से लेके आपका 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज, टैक्स बेनिफिट इसमें क्या है, जो टैक्स बेनिफिट अप टू ₹1.5 लाख, जितना इन्वेस्ट मैक्सिमम कर सकते हो उतना ही मैक्सिमम आपको रिबेट मिलेगा, टैक्स डिडक्शन मिलेगा, किसमें, अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स या IT एक्ट 1961, ठीक है। अब इसमें क्या है, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम, इंटरेस्ट रिसीव ऑन, अब देखो मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो ये जो इंटरेस्ट मिलेगा इस पे गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको टैक्स डिडक्ट करेगी, इस पे बोलेगी बेटा ऐसा करो, प्रिंसिपल अमाउंट जो तुमने यहाँ पे मतलब किया है, एक्चुअली ये अब इनकम टैक्स है ना ये, तो इनकम तो आपका इंटरेस्ट ही है, बाकी तो ये पैसा आपका ही है। इस पैसा को आप जब दे रहे हो, कहीं लगा रहे हो, उस पर जो इंटरेस्ट मिला, दैट इंटरेस्ट बिकम्स योर इनकम, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इज व्हाट, टैक्सेबल, दैट आर फुली टैक्सेबल, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जानना है, अभी एक नया सा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जितने भी हमारे सेविंग स्कीम्स हैं उनके जो इस क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखते हैं। अच्छा, अब देखो 60 साल पे जमा कर रहे हो, ठीक है ना, तो 60 साल पे कोई अगर कर रहा है तो भाई देखो बहुत अच्छे से हेल्थ सिस्टम उसका है तो 80-85 साल जिएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मतलब ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसा वो पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ यही एक एवरेज देखोगे तो मैच्योरिटी इसकी कितनी है, 5 ईयर की है, और फर्दर कितना किया जा सकता है, 3 साल, यानी अगर हम पूछें कि हम कितने दिन या कितने साल तक के लिए कर सकते हैं, तो 5 to 8 ना, 5 to 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन तो इसमें बहुत सारी है, बट दीज आर द इंफॉर्मेशन विच आर वेरी रेलिवेंट टू योर एग्जाम, अदरवाइज आप बैठ के पढ़ते रहो पूरे महाभारत और याद कुछ नहीं होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखने हैं, हमेशा दिमाग में रखना है, टेबल बना लेना है और पूछ लेना है। देखिए अभी ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो ये नेशनल सेविंग स्कीम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे से पक्का क्वेश्चन आएगा, एंड दिस आर द इंफॉर्मेशन, दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स, कह लो ना, ना वो शक्तिमान में कहता था छोटी मगर मोटी मगर कौन सी बातें, कहता था ना छोटी मगर मोटी बातें, तो दीज आर सम मोटी बातें जो आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब देखो कोई भी इंडिया में रहने वाला रेसिडेंट है, वो इसको में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, पक्का गारंटीड रिटर्न है, डेफिनेटली है, पब्लिक प्रोविडेंट है, पैसा डाल रहे हो, सरकार इसको कहीं लगा रही है, उस पर इंटरेस्ट कमा रही है, फिर आपको भी इंटरेस्ट दे रही है, तो गारंटीड रिटर्न है। दूसरा चीज क्या है, लॉक इन पीरियड है 15 साल, लॉक इन पीरियड होता है 15 साल। डिपॉजिट क्या है, अप टू 12 डिपॉजिट इन अ ईयर, एक साल में आप 12 डिपॉजिट इसमें कर सकते हो, ठीक है ना, आप 12 डिपॉजिट इसमें कर सकते हो। अब कंट्रीब्यूशन अमाउंट 500 से लेके 1.5 लाख तक, मतलब अगर आपको 1.5 लाख रुपए जमा करना है इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इससे ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते, तो सरकार बोलेगी भाई इससे ज्यादा पैसा हम ले लेंगे, इतना ही दो, इतना ही हमें चाहिए। तो 1.5 लाख को तुमने क्या है, इन्वेस्ट करना है तुमको, लेकिन तुमको मालूम है कि ये 1.5 लाख तुम्हारे पास इकट्ठे नहीं आने हैं, तो तुमने क्या किया, बोले चल हर एक महीने वाला जो हर महीने महीने आएगा, 12 महीने में क्या करेंगे, हर एक महीने फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते चले जाएंगे।
तो यही बोल रहा है अप टू 12 डिपॉजिट इन ईयर। इससे ज्यादा कैसे कर लोगे भाई, महीने में एक ही बार जाओ, एक ही बार डिपॉजिट करो, क्या महीने में 4 बार जाओगे। तो इसीलिए मैक्सिमम जो है 12 डिपॉजिट किया गया, तो हर महीने एक डिपॉजिट भी आप कर सकते हो। ठीक है। टैक्स ट्रीटमेंट, तो टैक्स बेनिफिट वही है अंडर 80C। 80C देखिए, IT एक्ट 1961। देखिए इसमें कुछ स्कीम्स हैं जो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रोविडेंट फंड है, फिर आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, फिर आपका सुकन्या समृद्धि योजना है। इन सबों में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। और ये जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, 80C IT एक्ट 1961 में आएंगे। ठीक है ना। किसान विकास पात्र में आप एलिजिबल नहीं होते। कंट्रीब्यूशन बता दिया, 500 से 1.5 लाख रुपए करना है। टैक्स बेनिफिट मिलेगा, 12 महीने तक आप हर महीने 12 डिपॉजिट कर सकते हो एक साल में। ठीक है। 15 साल तक आप इसमें डिपॉजिट, 15 साल तक का लॉक इन पीरियड होगा। रिटर्न गारंटीड है, कोई भी इंडियन यहाँ पे एलिजिबल है इसको करने के लिए। पार्शियल विड्रॉल भी आपको कई बार अवेलेबल होगा, कब, 5 साल, मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 ईयर। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, व्हाट इज द मिनिमम ईयर for in public provident fund, what is the minimum year in the public provident fund to have a authority, या कह लो या allow, you are allowed for a partial withdrawal। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना। अब देखो ये जो कंट्रीब्यूशन इसमें करो, तो ये तो आपका एक पैसा वहां पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, पैसा डिपॉजिट हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा डिपॉजिट हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एक तरीके से आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, इट्स बिकम एन एसेट फॉर यू। नाउ व्हाट यू कैन डू, आप इसी एसेट पे क्या पा सकते हो, लोन पा सकते हो। लोन लेने के लिए आपने जितना इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उसके बेसिस पे आपको लोन मिल सकता है, इसको एज अ कोलेटरल रख के। कब से, जब से पैसा जमा करेंगे तब से नहीं, सरकार इतनी भी पागल नहीं है। अभी तुम आए जमा किए पैसा और अभी चले गए लोन लेने, नहीं, सरकार बोली पहले 3 साल पैसा जमा करो, 3 साल तक, 3 साल तक पैसे को रहने दो, पहले हम कुछ कमाए तब तुम जाके लोन लेके हमको चूना लगाना। तो कम, तो 3 से 6 साल के बीच में आप क्या कर सकते हो, इसको एज अ कोलेटरल यूज करके लोन ले सकते हो। ये बात समझ में आई होगी। तो ये पीपीएफ के बारे में था, इससे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पढ़ा हमने। नाउ विल रीड अबाउट किसान विकास पात्र। पात्र कह लो या डब्बा कह लो, जिसमें पैसा डालो, किसान लोग पैसा डालेंगे। ठीक है ना। और इसमें जो पैसा यूज आएगा, उसमें इस पैसे को लोग कहाँ यूज करेंगे, किसान के विकास के लिए। अब इसमें फीचर्स कह रहे हो, परचेज बाय इंडिविजुअल, पत्र है ये, देखो एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का बॉन्ड है। जब आप इसको खरीदे तो कुछ पैसा दिए, अभी जो पैसा दिए हो इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और आप इसको कोलेटरल भी रख सकते हो। तो देखो कौन खरीद सकता है, परचेज बाय इंडिविजुअल, ठीक है ना, कोई भी इंडिविजुअल खरीद सकता है। कैन बी हेल्ड बाय जॉइंटली, ठीक है ना, 2 लोग मिलके भी खरीद सकते हैं। लॉक इन पीरियड जो होगा वो कितना होगा, 2.5 ईयर। देखो इसका लॉक इन पीरियड 2.5 है, इसका लॉक इन पीरियड 15 ईयर है, और इसका मैच्योरिटी टाइम क्या है, 5 ईयर है। याद रहेगा, 5, 15, ढाई, ढाई बोले तो 2.5। ठीक है ना। अब ऐसा क्या है कि आपने लिया ये, और फिर मैं आके बोला भाई ये मेरे को दे दे, तो तुमने बोला चल ले जा। ठीक है। तो क्या ये मेरे लिए, मेरे को ये जिस तरीके से ये आपके लिए बिहेव कर रहा था, जिस तरीके से ये आपके हाथ में वैलिड था, उसी तरीके से मेरे हाथ में भी वैलिड है। जी हाँ बिल्कुल। इसीलिए इसमें क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल। एक बार आपने किसान विकास पत्र ले लिया तो ऐसा नहीं है वो उसको, वो आप ही के पास हमेशा रहेगा, है ना। वो किसी के पास भी जा सकता है, आप जिसको चाहोगे उसको नॉमिनेट करके उसको ट्रांसफर कर सकते हो। नॉमिनेट भी कर सकते हो कि इन केस मैं नहीं रहा तो उसको मिल जाए, या फिर आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है। मिनिमम अमाउंट कितना है इसमें, 1000। ठीक है ना, मिनिमम अमाउंट कितना है, 1000। मैक्सिमम, देर इज नो लिमिट इन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। सीनियर सिटीजन में भी कितना था, 1.5 लाख, पीपीएफ में कितना था, 1.5 लाख। इसमें नो लिमिट, यू कैन इन्वेस्ट एज मच एज यू वांट।
प्रिवेलिंग टेन्योर देखो ये बदलता रहता है, अभी इसमें 112 दिया, लेकिन प्रेजेंटली ये अभी ये कितना चल रहा है, 115 मंथ। दिस इज योर मैच्योरिटी। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप विड्रॉल करते हो, कोई कमाई कर रहे हो, तो आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, इस पे कोई भी टैक्स नहीं डिडक्ट होता है, तो इसीलिए आपको कोई भी बेनिफिट भी नहीं मिलता है, ना हम टैक्स लेंगे ना हम टैक्स देंगे। ठीक है ना, ना हमको बेनिफिट दो और ना हम टैक्स देंगे। ठीक है ना। इसको भी आप एज अ कोलैटरल यूज कर सकते हो, सिमिलर टू लाइक पीपीएफ। अगर आपने किसान विकास पत्र में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो पैसा जो है आपको, या सॉरी, आप वो जो पत्र है आप उसको एज अ कोलैटरल कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो एस्टेट सिक्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर योर डॉटर विद सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ठीक है ना। तो कन्या की समृद्धि के लिए है, तो इसमें देखिए छोटे बच्चे जो भी लड़कियां होती हैं, डेफिनेटली ये इसलिए किया गया है कि जनरली जो हमारे यहाँ जो आपका बर्थ होता है लड़कियों का, वो नहीं बढ़िया है, मतलब उसका वो जो आप देखते हो काफी उनकी मतलब प्री बर्थ डेथ होती है, प्री बर्थ अबॉर्शन कराया जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है कि हाँ भाई आप ये काम मत करो, दिस इज नॉट लीगल, दिस इज नॉट राइट, एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ ह्यूमन राइट, यू डोंट हैव अ राइट टू टेक अ लाइफ ऑफ एनी। ठीक है ना। तो उसी चीज के लिए इसको लाया गया, ताकि किसी के ऊपर जो लड़कियां हैं वो एक तरीके से क्या पड़े, बोझ ना लगे। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या बोला कि आप ऐसा है, आप अपनी एक बेटी का ले आओ, उसका क्या खोलो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ठीक है ना। जो ये कन्या है, इसके ग्रोथ के लिए पैसा। और उसमें क्या बोला उन्होंने कि जो अकाउंट आप खोल सकते हो, आप 250 रुपए से ये अकाउंट खोल सकते हो। कितने से, 250 रुपए। ठीक है ना। और ये अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, ये बच्ची जाएगी, है ना। ये बच्ची जाएगी बैंक में, बोलेगा अंकल अंकल मेरे को अकाउंट खोलना है। नहीं, जो भी इसके पेरेंट्स हैं, या इन केस इस पेरेंट्स, हर पेरेंट्स इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, तो उनका जो भी लीगल गार्जियन होगा वो इस अकाउंट को खोल सकता है। ठीक है ना। ऑफ अ गर्ल चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल तक एक ही अकाउंट परमिसिबल है गर्ल चाइल्ड में। एंड दो अकाउंट, एक देखो, एक अकाउंट केवल एलिजिबल है एक गर्ल चाइल्ड के लिए, और एक फैमिली में कितना अलाउड है, 2 अकाउंट। ठीक है। तो मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 250। मैक्सिमम इसमें भी कितना है, 1.5 लाख, 1.5। ठीक। तो अकाउंट स्टैंड फॉर 21 ईयर्स, 21 साल तक, जब तक ये लड़की बालिग नहीं हो जाएगी। An amount up to 50% of the balance can be withdrawn by the girl child after attaining the age of 18 years। एक बार ये लड़की अगर 18 साल की हो गई तो क्या होगा, है क्या होगा, तब ये लड़की चाहे तो उसका 50% अमाउंट क्या कर सकती है, ले सकती है। ठीक है। और ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में जाके खोल सकते हो, जस्ट नॉट कि आप इसको भारतीय डाक में ही जाके खोलोगे। इट्स नॉट मैंडेटरी, यू कैन ओपन इन एनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखने का मतलब है, इसका अभी हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्कीम जो है हमारी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इज पार्ट ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है ना। ये भी किस लिए है कि हमारी जो औरतें हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, उनको क्या किया जाए, फाइनेंशियली एम्पावर्ड किया जाए। ठीक है। तो ये हमारा बजट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये कब अनाउंस हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो बजट 2023-2024 में। ये क्या है, एक वन टाइम सेविंग स्कीम है। क्या है, वन टाइम सेविंग स्कीम है, अवेलेबल अप टू 31 मार्च और 2025। इससे पहले जिन लोगों ने इसमें सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो दे विल नॉट बी एबल टू व्हाट, इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट। और मे बी अगर आगे चल के सरकार इसको आगे बढ़ाती है तो डन डेफिनेटली यू कैन। ठीक है। कौन कर सकता है इसमें भी, फॉर इंडिविजुअल वुमेन और गर्ल चाइल्ड बाय अ नेचुरल और लीगल गार्जियन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है, 1000। मैक्सिमम कितना है, 2 लाख। और इसमें आप किसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑफ 100।
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑफ नो यूज पर प्रेजेंटली, हम देखेंगे इसका। एनी नंबर ऑफ अकाउंट। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, आप इसमें क्या था, इसमें एक अकाउंट एक लड़की के लिए और फैमिली में दो अकाउंट, इसमें आप कितना भी अकाउंट खोल सकते हो, नो इश्यू। बट इसमें कैप किस पे है, मैक्सिमम अमाउंट कितना, 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख। अच्छा, अभी तक जितना सेविंग स्कीम था वो सब मैक्सिमम लिमिट क्या था, 1.5 लाख। लेकिन इस वाले सेविंग स्कीम में, सेविंग सर्टिफिकेट में क्या है, 2 लाख। तो याद रखना, जितने स्कीम्स हैं उनमें 1.5 लाख मैक्सिमम है, और जहां पे सर्टिफिकेट की बात आ गई वहां पे 2 लाख मैक्सिमम। और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट खोलने में एटलीस्ट 3 महीने का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। मैच्योरिटी क्या है, जब भी खोले 2 साल बाद वो मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद आप इसको निकाल सकते हो। ओनली सिंगल अकाउंट कैन टू बी ओपन, नो जॉइंट अकाउंट, ठीक है ना। कोई भी जॉइंट अकाउंट इसमें आप नहीं खोल सकते, सिंगल अकाउंट खुलेगा। और 40% आप अमाउंट इसका विड्रॉल कर सकते हो 1 साल के बाद एंड बिफोर मैच्योरिटी, है ना। और या तो कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो वहां कैन बी क्लोज एट एनी टाइम आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद आप चाहो तो कभी भी इसको बंद कर सकते हो विद 2% रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। अभी जैसे मान लो 7.5 है तो 5.5, 8.5 है तो 6.5। तो इस तरीके से सारे जो ये इंफॉर्मेशन है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर सो इंपॉर्टेंट दैट कि इनमें से किसी पॉइंट पे भी सवाल बन सकता है। और आरबीआई यही करता है, they go in depth of any scheme and they ask question like this। अगर फेज 1 में पूछा तो ठीक है, तो फेज 2 में तो श्योर श्योर डेफिनेटली, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारी पूरी सेविंग स्कीम्स के बारे में रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट देखते हैं सेविंग इंटरेस्ट रेट। तो ये याद कर लीजिएगा आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ठीक है, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद किसान विकास पत्र, एंड देन सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें देखिएगा, हो सकता है आपको ऑर्डर अरेंज करने के लिए दे दें, अरेंज ऑर्डर, या फिर पूछ ले कि इनमें से किस स्कीम का जो है इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम है। तो 8.2 इज द मैक्सिमम इफ देयर इज सीनियर सिटीजन और सुकन्या समृद्धि बोथ इन दी ऑप्शन, देन यू डेफिनेटली मार्क, जैसा भी उस तरीके से होगा देख लेना। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्ट रेट आप हमेशा ट्राई करना, एग्जाम तक याद रखो क्या है, 8.2, 7.4, 7.7, 7.1, 7.5, 8.2, ठीक है। नंबर याद कर लो, 8.2, 7.4, 7.7, 7.1, 7.5, 8.2। शुरू किससे हुआ था, सीनियर से, कहां पहुंचा, मंथली इनकम। मंथली इनकम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दो, मंथली इनकम छोड़ दो। देन अगर उसके आगे बढ़े, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके आगे पीपीएफ, उसके आगे किसान विकास, उसके आगे। तो इस तरीके से आप ट्राई करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा इसको याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which space institution successfully launched the ALOS 4 satellite on its new H3 rocket, enhancing Earth observation and military monitoring capability? ठीक है ना। किस कंट्री के और स्पेस इंस्टीट्यूशन ने, या फिर कौन सी स्पेस इंस्टीट्यूशन ने एलोस 4 सैटेलाइट लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है, नासा, इसरो, जाक्सा, सीएनएसए और रॉसकॉस्मोस। तो इसका आंसर होगा आपका जाक्सा, ठीक है ना। जाक्सा इज जापान की स्पेस एजेंसी, क्या है, इट्स एन स्पेस एजेंसी। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान, और कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, एलोस 4, किसमें लॉन्च किया, H3 रॉकेट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलोस या फिर जाक्सा। रेस्ट डिटेल देख लेते हैं। एलोस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एलोस का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, एडवांस्ड एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लैंड एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, विद नेम क्या है, डाइची 4। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइची पूछ सकता है, फिर आपसे एलोस पूछ सकता है। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैक्सा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। जाक्सा तो नाम से अब आपको समझ में आ जाएगा, जे फॉर जापान, जे फॉर जाक्सा। बहुत डिटेल में गया तो ये पूछ सकता है कहां पे है जापान में, तो क्यूशू, कहां पे है, क्यूशू। तो क्यूशू इज इंपॉर्टेंट। देन योर डाइची 4 इज इंपॉर्टेंट,
किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। कैसी सैटेलाइट है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? एलॉस, एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, RBI joined Project Nexus, conceptualized by the Innovation Hub of the BIS. अब BIS क्या है आपका? देखते हैं। Aims to connect the FPSS, ठीक है ना? FPSS का फुल फॉर्म देखेंगे इस क्वेश्चन में। Of four Asian country for the efficiency of 2026, which of the among the following countries not interlinked with India? ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक तरीके का एक कंसेप्ट है जिसको किसने लॉन्च किया है? बीआईएस ने लॉन्च किया है। बीआईएस क्या है? बीआईएस है आपका सॉरी, बीआईएस का फुल फॉर्म आपको क्या होगा? बीआईएस का फुल फॉर्म होगा आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटल। बैंक फॉर बीआईएस का फुल फॉर्म बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटल, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेसिल। बेसिल नॉर्म्स जानते होंगे आप फाइनेंस में। कहां पे? स्विट्जरलैंड। ठीक है ना? अब जैसे आरबीआई का है ना, RBIH, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब, है ना? उसी तरीके से एक इनोवेशन हब किसका है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो इसने क्या किया? FPSS ऑफ फोर एशियन। FPSS मतलब फास्ट पेमेंट सिस्टम। अब फास्ट पेमेंट सिस्टम के लिए बेस्ट एग्जांपल अगर आपको जानना है तो आपका यूपीआई। ठीक है ना? मैसेज की तरह आप क्या कर सकते हो? पैसे को भेज सकते हो। ठीक है ना? जैसे कभी निकले हो, ठीक है, पार्टी करने निकले हो, पैसा कम पड़ गया, दोस्त को फोन कर लिया, अरे भाई थोड़ा 200 पेटीएम करना रे, ए भाई मेरा 200 रुपए फोन पे करना रे, 2000 रुपए फोन पे करना रे। ये करते हो? and definitely if they have money they will definitely send you because they are friend, I hope। तो वो जो सिस्टम यूज हुआ पैसा मंगाने का, ये जस्ट एन इंस्टेंट पेमेंट। तो इस तरीके के पेमेंट सिस्टम को हमने क्या कह दिया? फास्ट पेमेंट सिस्टम इन दिस एशियन कंट्री। ठीक है ना? तो इन सारे सिस्टम को या इन 4 नेशन को या 5 नेशन को एक ग्रुप बना के, ठीक है ना, एक ग्रुप बना के बीच में एक सेंटर बना के क्या किया हमने? कनेक्ट कर दिया। अब इंडिया के लोग अगर इन 4 एशियन कंट्रीज में जाते हैं तो उनको अगर पैसा पे करना है तो दे कैन इजीली यूज यूपीआई। दे डोंट नीड टू हैव बैंक अकाउंट इन देयर कंट्री, इन देयर कंट्रीज बैंक। ओके, अभी क्या है, आप इंडियन अकाउंट के यूपीआई से वहां के अकाउंट के यूपीआई में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दैट विल डेफिनेटली इनहेंस दी पेमेंट सिस्टम, है ना? हमारे लोगों के लिए वहां हम लोग जब वहां जाएंगे, वहां रहेंगे, डेफिनेटली। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी मैं नेपाल गया था घूमने, तो वहां प्रॉब्लम क्या हुई हमें? वी हैव मनी बट वी डोंट हैव इन कैश। ना हमारे कार्ड चल रहे हैं, ना हमारे यूपीआई चल रहे हैं। ठीक है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं? लोगों से किसी तरह करके पैसे ले चल रहे हैं। बट अगर ऐसा कोई सिस्टम होता तो हमारा यूपीआई चलता, हमारा कार्ड भी चलता, एंड वी डोंट हैव टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो इसी में क्या हुआ है, आपकी 4 एशियन कंट्रीज ने इंडिया के साथ लिंकअप किया। तो हमें बताना क्या है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जिसने ये टाई अप नहीं किया है। हमारे पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ठीक है, कौन है इसमें से? कौन है ऐसा महाशय कंट्री जो ये कहा कि हम अभी नहीं ज्वाइन करेंगे? और वो महाशय कंट्री कोई और नहीं, हमारा इंडोनेशिया। बाकी मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ठीक है ना? देखिए मलेशिया का जो अब देखिए एक चीज, जो मलेशिया का बैंक है इसे हम क्या कह रहे हैं? इनका पूरा क्या नाम है? देखिए या तो मलेशिया पूछ लेगा तो बैंक पूछ लेगा, बैंक निगारा मलेशिया। ठीक है, फिलीपींस के नाम क्या है? बांको
Central NG Filipinas. तो ठीक है, इफ यू जस्ट टेक अ लुक ओवर इट, यू डोंट नीड टू मग इट अप, बट अगर दिमाग में रहेगा तो ऐसे एक बार इमेज क्लिक कर लोगे माइंड में, तो डेफिनेटली अगर इससे क्वेश्चन आए तो यू विल डेफिनेटली एबल टू आंसर. ठीक है, थाईलैंड, इसका सिंपल है बैंक ऑफ थाईलैंड. सिंगापुर की बात करें तो अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी, सॉरी, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर. तो दीज आर द नेम. अब इंडोनेशिया इज नॉट लिंक्ड, बट इट इज व्हाट, इट इज इन्वॉल्व एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर. ठीक है, तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री इंटरलिंक्ड नहीं है, तो भी आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया. या ये पूछे विच अमंग द फॉलोइंग एशियन कंट्री हैज बीन इन्वॉल्व्ड एज अ स्पेशल ऑब्जर्वर, देन ऑल्सो योर आंसर इज इंडोनेशिया. तो हमारे पास सवाल दो, जवाब एक. ठीक है ना. तो इंडोनेशिया जो है वो हमारा एज अ ऑब्जर्वर है, स्पेशल ऑब्जर्वर है, नॉट अ मेंबर. अब ये किसको कब तक पूरा एकदम खत्म कर देना, लॉन्च कर देना, 2026 तक, विद इन 2 years. बराबर. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी. सो ये है. अब देखो क्या है प्रोजेक्ट नेक्सस. देखो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन विद 4 एशियन कंट्री. तो ये जो 4 एशियन कंट्री हमारी थी, कौन कौन सी, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. तो जो ये 4 कंट्रीज हैं, इन 4 कंट्री में इंडिया का कोई आदमी है तो वो यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को पैसा भेज सकता है, दैट विल बी योर P2P, मींस पर्सन टू पर्सन. या फिर इन कंट्री में कोई मर्चेंट है, कोई दुकान है, कोई रिटेलर है, कोई उसको है, सामान खरीद रहे हैं, दे आर शॉपिंग. ठीक है, तो वहां पे उनको आप कर सकते हो, दैट विल बी P2M एंड दैट विल बी पे, मतलब पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन. ठीक है, क्यों किया जा रहा है, फास्ट पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई फॉर सच ट्रांजैक्शन. ठीक है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड. ये देखिए, ये हमारे देश, ये सारे लोग हमारे शशिकांत जी, ठीक है ना, ये बाकी कंट्रीज के लोग हैं. ये BIS देखिए, और ये देखिए प्रोजेक्ट नेक्सस. ठीक है ना. तो प्रोजेक्ट नेक्सस किससे रिलेटेड है, आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ऑफ P2P, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट. ठीक है, चलो. So this will be our last question and we'll try to wrap up this thing fast because काफी लंबा चला गया, but definitely I hope आप लोगों को करंट अफेयर ये समझ में आए होंगे. रिटेन करने में आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी, थोड़ी सी स्टोरी फॉर्मेशन, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू create some more interesting story related to this, all this upcoming current affairs. Okay, so let's move to the next question. Question 5 says that State Bank of India, ठीक है ना, हमारा SBI जो है, has unveiled a web-based digital business loans. देखिए, जितनी भी ऐसे डेवलपमेंट जो डिजिटल है वो सब के सब इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो SBI ने क्या किया, एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सॉल्यूशन फॉर SMEs, इनवॉइस फाइनेंसिंग aimed at facility MSME loans with a fast turnaround time, named MSME Sahaj, end-to-end digital invoice financing. What is the maximum limit of this loan? We have to tell what is the maximum loan. ठीक है ना. तो देखो, सबसे पहली चीज, इनवॉइस फाइनेंसिंग क्या है, इज द काइंड ऑफ फोरफिटिंग, और इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ इन फोरफिटिंग, जिसमें आपके एक इनवॉइस है, उसको लेके गए, उस पे आपको लोन मिल गया. ठीक है ना. आपने कुछ प्रोडक्ट्स अपने बेचे थे, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स लेके बेचे थे, जिसको बेचे थे उसने भी पैसे दिए नहीं है, तो लेकिन आपके पास एक इनवॉइस है कि हाँ इससे मेरे को पैसे आने हैं. आपने बैंक के पास गए, बैंक को बोला देखो इसने मेरे को पैसा देना है, जब ये मेरे को पैसा दे देगा तो मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, तब तक के लिए आप मुझे पैसा दे दो. तो बैंक बोलता है ठीक है, चलो भाई, तुम्हारे पास कितना, 2 लाख का प्रोडक्ट बेचा, चल मैं तेरे को 1.5 लाख 1 लाख रुपए तक का लोन दे देता हूँ. तो उसने 1 लाख तक का लोन दे दिया. ठीक है ना. तो इसी को हम क्या कह दिए, तुम्हारा क्या कह दिए, इनवॉइस फाइनेंसिंग. तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए वेब पेज बनाया गया, वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन, जिसमें आप, जो इन लोग का कहना है क्या, कि हम 15 मिनट में आपको लोन सैंक्शन करेंगे. तो 15 मिनट के अंदर आपको लोन सैंक्शन हो जाता है. ठीक है, वेब पेज पे. और इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम अमाउंट इज 1 लाख.
आप 1 लाख तक का लोन 15 मिनट में कोई भी एमएसएमई ले सकता है। और ये किस तरीके का क्रेडिट देते हैं? ऑन टैप शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब देखो, ऑन टैप का मतलब गए लिए चले ना, आज गए आज ही लेके चले, दैट इज 15 मिनट। किस तरीके का लोन? शॉर्ट टर्म। किस तरीके का लोन है? शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, मतलब इसका ड्यूरेशन कम। ठीक है, सो दिस आर सम इंपॉर्टेंट न्यूज। कुछ एसबीआई के बारे में चीजें बता देता हूं, जनरली आरबीआई में नहीं, बैंकिंग अवेयरनेस जानने के लिए जानना तो जान लो। इसका बस टैगलाइन जान लो, द बैंक टू एवरी इंडियन, द बैंकर टू एवरी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था पहले जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड टू योर आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम, वेदर it can be asked phase 1, except for those that space question Japan wala, rest questions are very important, they can be asked in phase 1 as well as in phase। okay guys, so these are some information, definitely मैं आपको टेलीग्राम लिंक चैनल पे ये सारी की सारी पीपीटीज आपको भेज दूंगा, आप इसके थ्रू अपनी आप चीजें पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी वीडियोस को वापस से फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज करो, दैट विल डेफिनेटली विल हेल्प यू, है ना। तो ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी तरीके की सीरीज में आगे भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करने के लिए और कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ तरीके से आपको कोई फायदा हो रहा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू शेयर दिस वीडियो विथ योर ऑल फ्रेंड्स, ऑल दोज योर मींस कोचिंग मेट, कोच, ठीक है ना, जितने भी आपके जान पहचान में लोग हैं, जहां भी आप कोई टेलीग्राम चैनल पे लिंक्ड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक्ड हैं, तो वहां पे वीडियोस को शेयर करिएगा। एंड इसी वीडियो के साथ मैं अभी इस एंड करता हूं, और काफी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो डेफिनेटली अब इतनी रात मतलब मैं बारिश थोड़ा एंजॉय करता हूँ, आप इस वीडियोस को एंजॉय करिए और डेफिनेटली कमेंट में कमेंट योर डाउट, कमेंट योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है ना, आप जैसा फीडबैक दोगे उस हिसाब से हम काम करेंगे, हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। एंड ऑल्सो if you want to video on any particular topic which you are feeling that this particular topic is very difficult, and you're facing difficulties on those particular topic, whether it is related to your RBI phase 2 syllabus, चाहे वो मैनेजमेंट से हो या फाइनेंस से हो, या फिर आपका RBI ESI से रिलेटेड हो, ARD से रिलेटेड हो, we are going to upload more and more videos in upcoming days related to whole syllabus of your RBI and NABARD, and I will try my best to cover some part of the CB syllabus too, especially your costing part। ठीक है ना दोस्तों, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए, और इस वीडियोस के साथ मैं आप चैनल पे बना रहूंगा, आप भी इस चैनल पे बने रहिए, लोगों तक इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मेरी तरफ और मेरी पाठशाला टीम की तरफ से आप सभी लोगों को थैंक यू, एंड have a best of wishes for your preparation and best of luck for your preparation days। Thank you guys, have a nice day, bye bye।